सबसे इम्पोर्टेंट चीज एस्ट्रोलॉजी के बारे में ये है कि अक्सर एस्ट्रोलॉजर लोगों को डराने का काम करते हैं, जबकि एस्ट्रोलॉजी भविष्य जानने के लिए नहीं बनी थी। एस्ट्रोलॉजी इसलिए बनी थी कि आपको सही रास्ता दिखाया जा सके। किसी भी विपत्ति को, किसी भी प्रॉब्लम को टाला नहीं जा सकता। ये तो सबसे बड़ा मिथ है। वो तो एग्जैक्टली। लोग मुझे कहते हैं हमें जिंदगी में ग्रो नहीं कर पा रहे। ठीक है, ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हो? भगवान ने सबको, जब हम पैदा हुए, सबको एक एनर्जी फील्ड दिया। हाँ जी। लेकिन क्या हम उस एनर्जी फील्ड को सही से इस्तेमाल कर पा रहे हैं? या एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं कि अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू ही नहीं है ना? तो इसकी वजह से कुछ लोग अपनी ऊर्जा का बिखराव करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में स्प्लिंटरिंग ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी की लीकेज हम कैसे, कब, कहाँ कर रहे हैं, हर रोज अपने आप को रात को सोने से पहले ये बताना जरूरी है कि कहाँ मैंने आज पूरे दिन में कहाँ एनर्जी की लीकेज की, कहाँ मैंने अपना आधा घंटा खराब कर दिया किसी को फोन करके ये बोलने के लिए कि भाई उसकी ये बातें पसंद नहीं आती। ठीक है, लोगों को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है, अपने ऊपर काम करना है। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। क्या आप भी एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं या एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है? बहुत सारे मिथ हैं आज बस्ट करने के लिए, और आइए मिलते हैं गोल्ड मेडलिस्ट आचार्य, एस्ट्रोलॉजर, एक्स बैंकर एंड व्हाट मोर नीलू जी से। आइए मिलते हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ही रहना चाहिए मैम। तो मैम, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कैसी सच्चाई जो आम लोग नहीं जानते वो क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज एस्ट्रोलॉजी के बारे में ये है कि अक्सर एस्ट्रोलॉजर लोगों को डराने का काम करते हैं, जबकि एस्ट्रोलॉजी भविष्य जानने के लिए नहीं बनी थी। एस्ट्रोलॉजी इसलिए बनी थी कि आपको सही रास्ता दिखाया जा सके। अगर आप कहीं जिंदगी में अटक गए हो, 3 राहें दिख रही है कि इस पे जाऊं, यहाँ जाऊं या यहाँ जाऊं, हाँ जी, तो एस्ट्रोलॉजी आपको सही रास्ता दिखाने के लिए बनी है। आपको भविष्य नहीं जानना है, आपको ये जानना है कि आज इस वक्त मुझे अपनी स्ट्रेंथ पर, मुझे अपनी कमजोरियों पर कैसे काम करना है। क्योंकि बहुत सी बार, जितनी बार भी मैं लोगों से मिलती हूँ, लोगों को ये नहीं पता कि हमारे हॉरोस्कोप में हमारी ताकत क्या है और हमारे चैलेंजेस क्या हैं। सो अगर आपको ये पता लग जाता है कि भाई हॉरोस्कोप में ना मेरा ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर ज्यादा काम करो ताकि आप जिंदगी में ग्रो कर पाओ। अभी तक तो सब यही मानते थे कि एस्ट्रोलॉजी डराने का ही काम करती है, लेकिन आपकी सोच बिल्कुल विपरीत है। कंप्लीटली यस, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी को एक मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, जो आजकल का जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है, देखिए 5000 साल पहले हमारी जो बुक्स थी वो लिखी गई थी। यस, वेदों में भी इसका जिक्र है। सो उस वक्त की जो थॉट प्रोसेस था और जो आज का थॉट प्रोसेस है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है। फर्क है। सो मेरा ये मानना है कि अगर मेरे पास कोई इंसान परेशान होकर के, दुखी होकर के आया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब वो मुझसे मिलने के बाद जाए तो वो पॉजिटिव होकर के और एम्पावर होके जाए। ना कि डर के या मुझे बोले कि मैम कितने भी पैसे ले लो, बस मेरे दुख हटा दो। दुख नहीं हटेंगे। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की जो रेमेडीज हैं वो आपको स्ट्रेंथ क्रिएट करती हैं आपके अंदर। किसी भी विपत्ति को, किसी भी प्रॉब्लम को टाला नहीं जा सकता। ये तो सबसे बड़ा मिथ है। वो तो एग्जैक्टली। सिर्फ आप अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पे काम करो। पेन बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकता है। यस, 100%। आप जितने भी मंत्र जाप हैं वो बिल्कुल इसी बेस पे ही बने कि आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हो। सही। मोस्टली मैं लोगों को मिलती हूँ, उनका ऑरा इतना वीक है। हाँ, तभी वो आते हैं, तभी उन्हें एस्ट्रोलॉजी याद आता है कि यार अब तो हो गया, अति हो गई। बिल्कुल, मैं अक्सर यही सलाह देती हूँ। लोग मुझे कहते हैं हमें जिंदगी में ग्रो नहीं कर पा रहे। ठीक है, ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हो? भगवान ने सबको, जब हम पैदा हुए, सबको एक एनर्जी फील्ड दिया। हाँ जी। लेकिन क्या हम उस एनर्जी फील्ड को सही से इस्तेमाल कर पा रहे हैं? अक्सर ऐसा नहीं होता। एक एग्जांपल देती हूँ।
अब बिल्ली बोलती है कि मुझे शेर बनना है, शेर तो बनना है लेकिन चूहे खाना नहीं छोड़ूंगी। अब शेर वाले काम भी करो ना, शेर राजा है जंगल का, तो वो चूहे के पीछे नहीं भागते। मोस्टली लोगों को मैंने देखा कि एनर्जी फील्ड कैसे खराब करते हैं, किसी के लिए हेट्रेड, किसी के लिए जेलसी, या बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करेंगे, या ओवर अटैचमेंट्स हैं। तो इन सब चीजों के अंदर, या एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं कि अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू ही नहीं है ना। तो इसकी वजह से कुछ लोग अपनी ऊर्जा का बिखराव करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में स्प्लिंटरिंग ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी की लीकेज हम कैसे, कब, कहाँ कर रहे हैं, हर रोज अपने आप को रात को सोने से पहले ये बताना जरूरी है कि कहाँ मैंने आज पूरे दिन में कहाँ एनर्जी की लीकेज की, कहाँ मैंने अपना आधा घंटा खराब कर दिया किसी को फोन करके ये बोलने के लिए कि भाई उसकी ये बातें पसंद नहीं आ रही। ठीक है, लोगों को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है, अपने ऊपर काम करना है। सही बात है। आपको याद है आपके करियर का सबसे शॉकिंग प्रेडिक्शन कौन सा था जो 100% सच हुआ? मेरी बचपन से ही ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी। ओके। सो फेस रीडिंग करना, या किसी को भी अगर कोई मेरे सामने से निकल के जा रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं बता देती थी कि देखो इस इंसान की इंटेंशन सही नहीं है और इस इंसान का ऑरा ठीक नहीं है, आई थिंक इसको यहाँ काम करने की जरूरत है। सो वो मेरी एक खासियत थी, वो बचपन से ही थी, तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स। तो वही आगे चल के यहाँ पर तो किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलकर हमें सबसे पहला क्या पूछना चाहिए ताकि हम फ्रॉड से बच सके? देखिए, सबसे पहले हमें किसी भी एस्ट्रोलॉजर से मिलने के बाद ये पूछना चाहिए कि आज इस वक्त, देखिए ना तो आप पास्ट को कंट्रोल कर सकते हो ना फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हो। आज इस वक्त मेरे सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, आज इस वक्त मुझे ये बताइए कि मैं किस तरह के ऐसे काम करूं, किस जगह अपनी एनर्जी को सही से इस्तेमाल करूं ताकि मैं अपनी सही इंटेंशंस के साथ ग्रो कर पाऊं। अब अगर वो एस्ट्रोलॉजर आपको सही काउंसलिंग कर रहा है तो वो आपको समझा देगा कि दोस्त यहाँ पर तेरी प्रॉब्लम है और यहाँ पर तेरी स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर एक एस्ट्रोलॉजर सही नहीं है तो वो सीधा बोलेगा कि जी 35,000 दे दो, मैं आपको ये रत्न बना देता हूँ, 35,000 दे दो या 40,000 दे दो, मैं आपका ये दोष, ये काल सर्प दोष है आपके उसमें, मैं वो निकाल दूंगा। ऐसा नहीं होता है, काम हमें अपने ऊपर करना होता है। हाँ जी, क्योंकि जो सोल, जब भी एक सोल धरती पे आती है उसका मकसद ये होता है कि हमें आज जैसे हम पैदा हुए और जब हम इस धरती से जाएंगे, हमने क्या अपने ऊपर कुछ काम किया? अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया तो ऊपर वाला दोबारा भेज देगा आपको कि जाओ, तुम अभी भी नहीं सुधरे हो। आपका वो कर्म अधूरा रह गया। तो कर्म इज मेन थिंग। मैम, क्या सच में किस्मत लिखी होती है या हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं? ओके, इसका बहुत ही आसान शब्दों में बताती हूँ जवाब। हितोपदेश में एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। आसान शब्दों में बताती हूँ। सोते हुए शेर के मुंह में शिकार अपने आप नहीं जाता, उसको उठ के शिकार करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें जो भी किस्मत मिली है वो हम 9th हाउस से देखते हैं, भाग्य के हाउस से। उसके बिल्कुल ठीक सामने तीसरा हाउस है, मतलब एफर्ट का हाउस है। तो हमारे गुरु हमें हमेशा यही समझाते हैं कि जो भी किस्मत का लिखा है वो मिलेगा तभी जब कर्म करोगे। सही बात है। एक्शन और इंटेंशन है आपके पास कि मुझे यहाँ पहुंचना है, लेकिन एक्शन ही नहीं है। बिना एक्शन के इंटेंशन किसी काम की नहीं। सो अगर एक लेवल पे आपको पहुंचना है तो एक्शन करना पड़ेगा। इसीलिए 9th हाउस भाग्य के सामने कर्म का स्थान, तीसरा हाउस एफर्ट का, पराक्रम का स्थान पड़ता है कि भाग्य को एक्टिवेट करना है, पराक्रम करना पड़ेगा। ये समझते क्यों नहीं है लोग तो बैठे रहते हैं, अपना टाइम पूरा वेस्ट करेंगे कि नहीं मेरी किस्मत में लिखा हुआ है आ जाएगा जी। लेकिन वो रादर देन वर्किंग ऑन देमसेल्फ वो वेट करते हैं, वो टाइम बस ऐसे ही निकाल देते हैं। ऐसा क्यों आज के? क्योंकि आज का जो समय है वो राहु का समय है। अब लोग कहेंगे कि राहु का कैसे समय होता है? देखिए, जो भी अनयूजुअल चीजें हैं, जो भी अनप्रेडिक्टेबल चीजें हैं, हर वो चीज जो एक आम लीक से हटकर है वो राहु है। एक जमाना था जब ना तो मोबाइल था ना टीवी था, इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड थी। आज की डेट में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। आप एक बार अगर मोबाइल उठाते हैं, स्क्रॉल करें, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन, सही गलत दोनों तरह की, अच्छी इंफॉर्मेशन भी है, बैड इंफॉर्मेशन भी है। सो जब मेरे दिमाग में एक्सेस इंफॉर्मेशन हो जाएगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। ये इसी को राहु का वक्त बोलते हैं।
इसको अगर आपने बैलेंस आउट करना है, सबसे पहले डिजिटल डिटॉक्स हाँ जी ये करो। जितने भी लोग बहुत ज्यादा स्क्रॉल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फोन या टीवी में या लैपटॉप में लगे रहते हैं, लेट सोते हैं, मैं पहले से बोल देती हूँ भाई देखो राहु हावी हो रहा है, दूर हो जाओ। अगर महादशा आ गई, ठीक है, अगर राहु महादशा आ गई, कहीं ना कहीं ट्रांजिट में गोचर में राहु है, तो आपका मन बार बार भागेगा उन चीजों की तरफ, आप टाइम वेस्ट करोगे। लेकिन अब कितनी देर वो वेस्ट करना है, वो मेंटल सजेशन तो आप दोगे ना कि भाई 10 मिनट कर लिया, घड़ी से देख लो, आज ना 40 मिनट टाइम बर्बाद करूंगा या सीखूंगा। तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि अगर राहु से परेशान हो रहे हो ना, दिमाग बहुत परेशान है, तुम प्रोडक्टिविटी 0 हो गई है, तो सबसे आसान तरीका है कुछ नया सीखना शुरू कर दो। कुछ जैसे फॉरेन लैंग्वेज हो गई, या एक अलग अलग कल्चर्स को स्टडी करना शुरू कर दो, क्योंकि राहु का मतलब ये है कि एक्सेसिव इंफॉर्मेशन एंड एक्सेसिव थॉट्स। अब उसको सही दिशा तो मैं दूंगा ना। हाँ जी। अब आप उसको मंत्र जाप से भी कर सकते हो, आप उसको अलग अलग रेमेडी से भी कर सकते हो। सही बात है। पामिस्ट्री में सबसे डेंजरस साइन कौन सा होता है जिसे देखते ही आप एकदम सचेत हो जाते हैं? सबसे खतरनाक, मैं सबसे पहले क्या देखती हूँ पामिस्ट्री में, किसी की भी माइंड लाइन देखती हूँ, मस्तिष्क रेखा। क्योंकि जो आपका मन है ना, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और वही आपका सबसे बड़ा दोस्त है। हाँ जी। इसका बहुत अच्छा श्लोक है, बंधुर आत्मनः मनस्तस्यै येन आत्मैवात्मनः जितः। मतलब जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसने तो फिर दुनिया जीती है उसने। अब जब भी मैं पामिस्ट्री में किसी की माइंड लाइन देखती हूँ और माइंड लाइन अगर मुझे ये दिख रही है कि यहाँ पे गड़बड़ी है, तो चाहे आप कितने इंटेलिजेंट हो, एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी, लेकिन अगर उसका दिमाग उसके काबू में ही नहीं है, हाँ जी, वो अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पा रहा या उसको वेस्ट कर रहा है अपनी एनर्जी को, जैसे हमने पहले बात की एनर्जी वेस्ट करने की, तो फिर ऐसे इंटेलिजेंस का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। बाकी सारी रेखाएं एक तरफ किस्मत भी बनाई जा सकती है अगर यहाँ काबू, तो सबसे पहले इस पे काम करना है। सही बात है। मैम, शादी की अगर बात करें तो अगर कुंडली मिसमैच हो तो भी क्या शादी सक्सेसफुल हो सकती है? नहीं, पक्का। 2-3 चीजें हैं हम हमेशा देखते हैं। नाड़ी दोष सबसे पहले। ओके। अगर नाड़ी दोष है तो चाहे आपस में कितनी भी प्यार है, कितनी भी अच्छी उनका कॉपरेशन है, लेकिन कोई ना कोई फील्ड ऐसा, जैसे कि बच्चा पैदा होने में प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर कोई ना कोई एक इंसान, इधर लड़का या लड़की में से कोई एक इंसान हमेशा बीमार रहेगा। अच्छा। ये इसलिए कुछ दोष हैं जो देखने बहुत जरूरी हैं। इसी में अगर ऐड करें मांगलिक का भी, वो भी बहुत बड़ा इशू होता है। देखो, मांगलिक दोष को डराया बहुत ज्यादा जाता है, जबकि इतना डरने की कोई बात नहीं है। मांगलिक दोष का मतलब क्या है? मैं उसको दोष सबसे पहले नहीं मानती, मैं बोलती हूँ मांगलिक योग है। योग है एक तरह का। जब भी मंगल कुछ पर्टिकुलर हाउसेज में बैठा होगा, तो मैं मांगलिक योग वालों की बात कर रही हूँ, तो एनर्जी लेवल, जैसे एक आम आदमी की एनर्जी लेवल इतनी है, तो मांगलिक योग जिनका है वो एनर्जी लेवल ये होगा। अब पार्टनर में से एक पार्टनर की एनर्जी तो यहाँ पर है, दूसरे की यहाँ पर है, तो मैच, तो दोनों का मैच कैसे होगा? यहाँ पर वो वाला फंडा नहीं चलता, अपोजिट अट्रैक्ट। नहीं, बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि एट सम पॉइंट फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी। आप कहोगे कि चलो चलो पहाड़ों पे चलते हैं घूमने, ट्रैक करने चलते हैं, वाइफ कहेगी नहीं नहीं मेरा मन नहीं है, मैं तो थकी हुई हूँ। तो हम तो दोनों मांगलिक हैं। वो फिर भी मना करती है। हो सकता है उनकी बाकी चीजें हॉरोस्कोप में देखनी पड़ेंगी, कहाँ क्या चीज है। सो इसलिए जो एनर्जी लेवल है वो सबसे पहले जरूरी है, दोनों का मैच करना। सही। अगर वो मैच नहीं कर रहा तो फिर मैं कहूंगी कि हाँ, फिर ये मांगलिक योग जो है वो दोष बन जाएगा। तो इसको गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है, आपने बहुत सही इंटरप्रेट किया कि इसको दोष की जगह योग कहा जाना चाहिए। जी, और खास तौर पे जब भी अगर किसी को है मांगलिक योग और वो फिर भी शादी करना चाहते हैं किसी और ऐसे इंसान से जिनको मंगल दोष या मंगल योग नहीं है, तो हम कहते हैं यार 30 या 31 साल की उम्र के बाद शादी करना। क्यों? अब लॉजिक ये था कि जब इंसान जवान होता है ना, तो एनर्जी लेवल हाई होगा, जैसे से वक्त बीतता है तो वो एनवायरनमेंट के बीच में रह के या इधर उधर से सीख कर, एक्सपीरियंस से, जितना एग्रेशन, जितना पैशन आप में एक यंग एज में होता है, धीरे धीरे कंपैरेटिवली कम होता जाता है। तो अगर एक मंगल वाला इंसान जिसका हाई मंगल है, वो एक तो एग्रेसिव बहुत ज्यादा होगा, पैशन बहुत ज्यादा होगा, तो वो बात बात पे गुस्सा करना कि अरे तुम मेरे हिसाब से नहीं चल रहे हो। वो जब 30, 31, 35 तक उम्र का, तो थोड़ा थोड़ा समझ आनी शुरू हो जाती है, थोड़ा थोड़ा एक कहीं ठहराव आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि रुक के शादी करना, जल्दी शादी मत करना। ये लॉजिक है, यही बोला जाता है कि हाँ।
तो कुंडली में ऐसे कौन से साइन होते हैं जो किसी बड़े स्ट्रगल या डेंजर की तरफ इंडिकेट करते हैं? अगर 10वें घर में जो आपका कर्म स्थान है, करियर का स्थान है, प्रोफेशन का स्थान है, वहां पर अगर मेलिफिक है, ओके, तो फिर हम उन्हें बोलते हैं कि सोच समझ करके कोई भी काम शुरू करना। ओके, या सेकंड हाउस जो मेरा स्पीच का है, जो मेरे संस्कार का भी है, जो मेरी इमीडिएट फैमिली का भी है, और मेरी थोड़ी बहुत संपत्ति के बारे में भी बताता है। तो अगर वहां पर शनि मंगल जैसे प्लैनेट बैठे हैं, राहु जैसे प्लैनेट बैठे हैं, ओके, केतु जैसे प्लैनेट बैठे हैं, तो हम बोलेंगे कि आप अपनी वाणी के थ्रू ही अपना नुकसान कर लोगे। अच्छा, तो बहुत ध्यान से चलना, बड़ा इसको मैं दोष मानती हूँ। सेकंड हाउस में खास तौर पर अगर मेलिफिक्स बैठे हैं शनि मंगल राहु केतु जैसे, तो मैं कहूंगी कि कितनी भी आप में कैपेबिलिटीज हैं, कितनी भी आप में क्वालिफिकेशंस है, कितनी भी आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन अपनी वाणी से आप नुकसान उठाओगे। तो सोच समझकर रिएक्शन सोच समझ के दीजिएगा। तो ये 2-3 दोष हैं जो खास तौर पर देखने लायक होते हैं। मैम अभी थोड़ी देर पहले आपने जेमस्टोन्स की बात की थी। जेमस्टोन्स के नाम पर बहुत खर्चा किया जाता है, क्या ये कभी फायदा भी देते हैं? हाँ, ये फायदा देते हैं, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट। ओके, सबसे पहला फायदा तो ये है कि अगर मुझे किसी ने कोई जेमस्टोन रिकमेंड किया, हाँ जी, तो मेंटली मैं प्रिपेयर हूँ, अरे मैंने ये पहना हुआ है तो पक्का मेरा कुछ बढ़िया होने वाला है। तो आपके माइंड पे तो काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कलर थेरेपी देखिए, इसमें भी कुछ रेज हैं कलर्स की, सो डेफिनेटली काम करता है, आपको पॉजिटिव तो बना ही देता है। और खास तौर पे कुछ रत्न ऐसे हैं जैसे कि नीलम हो गया, बहुत सोच समझ के पहनना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आप उसको डायरेक्ट नहीं पहन सकते। अगर किसी ने रिकमेंड किया, कुछ दिन आप उसको यहाँ बांध करके या तकिए के पास रख के देखेंगे कि कहीं ये उल्टा असर तो नहीं कर रहा। तो एनर्जी बहुत हाई होती है, बहुत हाई, अगर वो जेमस्टोन असली है तो। अच्छा, हाँ, आजकल दिक्कत ये आ रही है आजकल की मैक्सिमम लोग जो सेल कर रहे हैं स्टोन्स, जेमस्टोन्स, वो नकली हैं। तो अगर असली है तो डेफिनेटली वो काम करता है। मैम क्या एस्ट्रोलॉजी कभी फेल भी होती है? अगर हाँ तो क्यों? देखिए, जब आप अपनी किस्मत के खिलाफ लड़ने के लिए तत्पर हो जाते हो कि मुझे तो ठीक है, ये मेरी किस्मत में लिखा है और मुझे इसको बदलना है, तो फिर ऊपर फिर ऊपर वाला भी देखता है कि ये मेरा बच्चा है और ये मेहनत करने के लिए तैयार है, अब इसके रास्ते में कुछ नहीं आएगा। सो डेफिनेटली आप अपनी किस्मत को बदल सकते हो अप टू सम एक्सटेंट, अपने कर्मों की वजह से। जैसे कि हमने बात की कि 9th हाउस के सामने कर्म स्थान है, तीसरा पराक्रम का स्थान है। तो अगर आप पराक्रम दिखाते हो, ऐसे हमारी पीछे कुछ कहानियां हमने पढ़ी बचपन में कि एक राजा था और उसके हाथ में कुछ इस तरह की लाइनें थी कि उसका राजा बनना नहीं लिखा था। तो जंगल में घूम रहा था और किसी ऋषि ने देखा कि आप कैसे इस तरह से बैठे हो, तो उसने कहा आप मेरा जरा हाथ देख के बताएं। कहते हैं आपका तो राजा बनने का योग ही नहीं है। तो उसे तलवार निकाली और हाथ के ऊपर लाइनें बना दी कि ठीक है, योग नहीं है ना, मैं अपने कर्म से और अपने एफर्ट से योग बना दूंगा, और वो आगे बहुत बड़ा राजा बना। सो एफर्ट बहुत बड़ी चीज है। मैम आजकल डाइवोर्स बढ़ने की वजह प्लैनेट्स है या ह्यूमन इम्पेशंस? प्लैनेट्स नहीं, इम्पेशंस और सोशल मीडिया भी। क्योंकि अगेन जैसे हमने राहु की बात की, एक जमाना था 20-25 साल पहले जब इतना एक्सपोजर नहीं था। आपके पास ले दे करके एक टीवी पे दूरदर्शन आता था, हाँ जी, और बहुत लिमिटेड चैनल्स आते थे। आप अपने पुराने दोस्तों से जो 20 साल पहले जो कॉलेज के दोस्त थे उनसे मिल नहीं पाते थे। ठीक है, कोई कहीं गया कोई कहीं गया, लेकिन जब से फेसबुक या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया आया तो एक रेवोल्यूशन आ गई कि आप अपने पुराने अरे इसके ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी या पढ़ता था, मैं इससे मिल सकता हूँ, या सोशल मीडिया पे इतना इजी हो गया ये सब करना। इन्फॉर्मेशन और संस्कार, धीरे धीरे जो संस्कार की एक वैल्यू कभी थी वो डिक्रीज होती चली जा रही है। हाँ, सो दोनों चीजें वो तो है। हाँ बिल्कुल। और इस वजह से चीटिंग इतनी बढ़ रही है। मेरे पास रिलेशनशिप्स में चीटिंग के इतने सारे केसेस आते हैं, तो वो भी अगेन कि राहु बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है इस टाइम पर सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि वहाँ हर तरह की इंफॉर्मेशन है। जी, लोगों को कुछ ना कुछ नया चाहिए। रिलेशनशिप में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, मुझे कुछ डिफरेंट देखना है। सो और वो डिफरेंट देखने के लिए मोबाइल वो है, वो आपको सपोर्ट करता है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है। मैम अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की थी एस्ट्रोलॉजर ज्यादातर डराते हैं, तो क्या सही में एस्ट्रोलॉजर कभी जानबूझकर लोगों को डराते हैं? बिल्कुल डराते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं। मैं गुरु के एन राव सर की स्टूडेंट हूँ, और उन्होंने हमें शुरू से एक बात बताई कि
काल सर्प दोष जिसको बोला जाता है, एक्चुअली वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके। जैसे जो भी हमारी पुरानी बुक्स हैं, जातक तत्वम, फल दीपिका, ये सभी पुरानी किताबों के अंदर काल सर्प दोष के बारे में कोई वर्णन ही नहीं है। एग्जाम्पल देती हूँ, सचिन तेंदुलकर, हाँ जी, धीरूभाई अंबानी, मार्गरेट थैचर, लता मंगेशकर, इन सब के चार्ट में वही योग बन रहे हैं जिसको काल सर्प दोष बोल करके डराया जाता है। वो तो आज बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत जी, कुछ अलग लेवल जी, पे कुछ अलग लेवल पे है। हाँ। तो फिर इसके लिए इतना डराना क्यों? गुरु के एन राव सर ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा वीडियो भी डाला है यूट्यूब के ऊपर, आप या सर्च करके चेक कर सकते हैं। और वो हमेशा हमें ये बात सिखाते हैं कि कोई भी इंसान अगर आपके पास एक परेशानी लेके आ रहा है तो उसे डराना नहीं है। हाँ जी, वो पहले ही डरा हुआ है। हाँ। तो अब अगर मैं उसे डराती हूँ तो मैं अपने कर्म और ज्यादा खराब कर रही हूँ। सो काल सर्प दोष की जब मैंने बात की, एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। राहु और केतु के बीच में जब प्लैनेट्स आ जाते हैं तो इस तरह के योग का निर्माण होता है। ठीक है, कुछ तरह की ये एक मेंटल डिप्रेशन या अप टू सम एक्सटेंट एंजाइटी देता है जब इतना बड़ा योग बनेगा तो कुछ। लेकिन जिस हिसाब से बड़ी बड़ी पूजाएं बताई जाती हैं, 1 लाख की पूजा कर लो, 50,000 की पूजा कर लो, एस्ट्रोलॉजर डराते हैं। सो यहाँ गलत है ये, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। कुछ लोगों का मानना है कि मांगलिक होने की वजह से शादियां टूट रही है, क्या ये सच है? मांगलिक, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि मांगलिक दोष नहीं है, योग दोष नहीं है। थोड़ा लेट शादी कीजिए, तो 31, 32, ज्यादा होगा तो 35। अगर लेट शादी करेंगे तो शादियां नहीं टूटेंगी। आजकल वैसे ही मैम लेट हो रही है शादियां। हाँ, करियर की वजह से। उसी को फिर हम बोलते हैं कि देश, काल और पात्र। एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ी चीज ये देखी जाती है। एक जमाना था कि 20, 21 हुआ, 22 हुआ तो शादी हो जाती थी। अब करियर की वजह से यही है ना, देश, काल और पात्र। काल बदल गया, इंसान बदल गया, तो उसकी वजह से अब जो शादियां हो रही हैं वो, क्योंकि अब एक समय था महिलाएं काम नहीं करती थी। हाँ जी। अब पामिस्ट्री में भी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जो हमारी पुरानी किताबें हैं पामिस्ट्री के, हस्तरेखा शास्त्र की, उसमें ये कहा जाता था कि महिलाओं का उल्टा हाथ देखा जाता है, लेफ्ट हैंड देखा जाता है, और पुरुषों का सीधा हाथ देखा जाता है। जबकि आजकल के टाइम में मॉडर्न इंटरप्रिटेशन में औरतें तो काम करती हैं। हाँ जी। वो डिपेंडेंट नहीं है किसी के लिए भी। तो महिलाओं का आज हम सीधा हाथ देखते हैं। ओके जी, क्योंकि आज वो भी पुरुषों की तरह से काम कर रही हैं, इक्वल है जी। सो वर्किंग लेडी का हम हमेशा बोलेंगे जी सीधा हाथ दिखाओ। उल्टा हाथ भी देखा जाता है, बिकॉज लेफ्ट हैंड बताता है कि आप पिछले जन्म से क्या कर्म लेके आए हो। ओके। और सीधा हाथ ये बताता है कि अब आपने इस जन्म में क्या चेंजेस कर रहे हो अपने ऊपर, या क्या कर्म बदल रहे हो जी। क्या कुंडली देख कर पता चल सकता है कि रिलेशनशिप ब्रेक होने वाली है? बिल्कुल पता लग सकता है। अगर किसी भी इंसान के हॉरोस्कोप में 5वां घर दूषित है, 5वां घर में मेलेफिक बैठे हैं, या 5वें घर में राहु केतु ट्रांजिट में, गोचर में आ गए, या दशा में अगर केतु आ गया या राहु आ गया, तो बहुत ज्यादा चांसेस है रिलेशनशिप के ब्रेक होने के। तो ये तो मैं सारे जेंजी को बोलूंगा, टेंशन मत लो, मैम से कनेक्ट करो, वो बता देंगे कि क्या होने वाला है। बिल्कुल, मैं उन्हें ये बता सकती हूँ कि अभी आपकी ये दशाएं चल रही हैं और ये टाइम पीरियड बहुत ही खतरनाक है। बेस्ट व्हाट यू कैन डू कि अपने रिएक्शन को कम कर दो। हाँ। इतने से इतने पीरियड में ब्रेकअप का बहुत बड़ा योग है, तो इतने पीरियड में रिएक्शन मत दो ज्यादा, क्योंकि बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि मेरी रिएक्शन की वजह से, इम्पल्सिव एक्शन की वजह से रिश्ता टूट गया। हाँ, वो बेचारा नोना शोना करता रहेगा और यहाँ पता लगी एग्जैक्टली ऐसे बन गए। एग्जैक्टली जी। तो कुंडली मिसमैच होने के बाद भी क्या शादी सक्सेसफुल हो सकती है? कुंडली मिसमैच में हम सिर्फ 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा नाड़ी दोष तो सबसे इंपॉर्टेंट है, भूत दोष देखते हैं। और सबसे जरूरी चीज जो देखनी है, हम सब इंसान अलग अलग स्ट्रेंथ लेके आए हैं। जैसे कि सपोज एरीज, लियो, सजिटेरियस, 1, 5, 9 जो राशि है, ये फायर साइंस है। ओके। अब ये लीड करने के लिए बने हैं। ये इनको अगर आप किसी तरह की सलाह दोगे ना, तो आप कंस्ट्रक्टिवली सलाह दे सकते हो। आप इनको किसी तरह की बुराई नहीं पसंद कि भाई मुझे बुराई नहीं पसंद, मुझे ऐसे बोलो कि हाँ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अगर आप ये भी कर लेते ना तो बहुत बढ़िया रहता। आप ये इनको आसानी से आप इनके सामने आकर बुराई नहीं कर सकते। या टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, ये स्टेबल राशियां हैं। ओके। ये सुन लेंगे किसी की बात, अच्छा ठीक है आप ऐसे कह रहे हैं, मैं आपकी बात सुन लेता हूँ,
तो हर एक राशि की कुछ स्ट्रेंथ है और कुछ वीकनेसेस हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, ये एयर साइंस है। अब एयर साइंस एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, इनको ज्यादा देर अगर आपने बिठा दिया तो ये परेशान होने शुरू हो जाएंगे, जबकि वाटर साइंस आराम से बैठे रह सकते हैं। जैसे वाटर साइन मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। तो अगर आपने एक ऐसे इंसान की शादी जो कि एयर साइंस है, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, अगर इनकी शादी आपने किसी वाटर साइन के साथ करवा दी, वाटर साइन जैसे कि मैंने बोला कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, अगर इनके साथ करा दी तो दोनों की एनर्जी मैच नहीं करेगी। एयर और वाटर का मैच नहीं है, नहीं, क्योंकि एयर साइन को नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक है, उसको कम्युनिकेशन का शौक है। वाटर साइन बहुत इमोशनल है, हाँ, एयर साइन वाले इमोशनल नहीं है। नहीं। तो वाटर साइन वाले इमोशनल है, वो उम्मीद करेंगे कि मेरा पार्टनर मेरे साथ इमोशनल बातें करे, ऐसे ऐसे ही। तो लेकिन एयर साइन वाले नहीं करेंगे तो आपस में बनेगी नहीं दोनों की। ओके, दोनों हो सकता है किसी रीजन से साथ रह रहे हो, लेकिन साथ रह के भी अलग अलग हो जाएंगे। तो तत्वों का मैच कराना सबसे इम्पोर्टेंट है। जितना हम वैसे जेंजी इस बारे में नहीं मानते, लेकिन मैटर करता है, कुंडली मैच करानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कुंडली मैच करानी चाहिए जी। मैम, अगर एस्ट्रोलॉजी सच में सच है तो एस्ट्रोलॉजर अपनी लाइफ क्यों नहीं सही कर लेते? क्योंकि मोस्टली एस्ट्रोलॉजर असली एस्ट्रोलॉजी करना ही नहीं जानते। हाँ, ये बात भी तो है। जैसे कि हमने शुरुआत में बात की कि एस्ट्रोलॉजर का काम अपने कर्म खराब करना नहीं है। एस्ट्रोलॉजर मोस्टली अपने खुद के कर्म खराब कर रहे हैं सामने वाले को डरा करके। तो कैसे लाइफ सही होगी? तो इसलिए जब भी मेरे पास कोई इंसान आता है, मुझे सबसे अच्छे फीडबैक से यही मिलते हैं कि मैम आपसे मिलने के बाद मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया और मैं बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी सबसे बड़ी एक तरीका ये है किसी से मिलने के बाद कि मैं उसे ये बताऊं कि भाई देखो, इस एरिया में तुम्हें अपने ऊपर और मेहनत करने की जरूरत है। ओके। क्योंकि हर इंसान कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव लेके आया। हाँ जी। सो एस्ट्रोलॉजर, जैसे कि मैंने आजकल मोस्टली एस्ट्रोलॉजर देखे हैं, वो सामने वालों को डराने में ज्यादा बिलीव करते हैं, एम्पावर करने में कम बिलीव करते हैं। सो ये भी अपनी दुकान चलाने में, बिल्कुल 100% अपनी दुकान चलाने में उनका फोकस ज्यादा है। और एक्चुअली जो एस्ट्रोलॉजी जिस चीज के लिए बनी थी उस पे उनका थोड़ा कम, वो हेल्प करने के लिए बनी है। ये समझ जाए, रास्ता दिखाने के लिए बनी है। ये समझ जाए सब तो बात ही क्या है। मैम, अगर यहाँ छोटे बच्चों की बात करें तो क्या छोटे बच्चों की भी कुंडली बनाना ठीक है? 12 साल से नीचे के बच्चे की कुंडली बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 12 साल तक का बच्चा अपने माँ बाप के कर्म लेके आया है। हाँ, उसके बाद बच्चे में थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू होती है और वो अपने कर्म करना शुरू करता है। सो मैं अगर अनटिल अनलेस किसी की कोई बहुत सीरियस इशू नहीं है, जैसे कभी कभी स्पास्टिक बच्चे हैं या और इस तरह की कोई मेंटल इश्यूज हैं, तो हम कुंडली बना लेते हैं। लेकिन अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो कुंडली बनाने की जरूरत नहीं है। 12 साल तक कुंडली नहीं बनाई जानी चाहिए और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। अगर लोग सिर्फ एक चीज आज से चेंज कर दें तो उनकी किस्मत इंप्रूव हो सकती है, तो वो क्या होगी? सबसे जरूरी चीज ये है अपने सूर्य और अपने चंद्र पर काम करना। सूर्य आपकी आत्मा है और चंद्र आपका मन है। अब उस पे काम कैसे करना है? सुबह जितने भी लोग लेट उठते हैं वो अपने सूर्य को अपने हाथों से खराब कर लेते हैं। ओके। सुबह हमेशा जल्दी उठो। हमारे पुराने बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि सुबह लेट नहीं उठना चाहिए, क्योंकि जब सूर्य की किरणें आपको दिखनी शुरू हो, जब सूर्य उग जाता है तो उस समय यदि आप उठते हैं तो अपने आप ही आपका ऑरा, आपका माइंड स्ट्रांग होना शुरू होता है। जितने भी बच्चे मैं देखती हूँ आजकल लेट उठते हैं, या तो उनको हेडेक का इशू या रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा हो रही है। सो सुबह उठो, पानी पियो, योगा करो, जिम जाओ और अपनी जिंदगी को पॉजिटिविटी से भरो। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। और चंद्र पे काम करने के लिए मंत्र जाप बहुत जरूरी है। मंत्र जाप, क्योंकि सिर्फ फिटनेस पे काम करने से नहीं चलेगा, माइंड पे फिटनेस। हाँ, फिटनेस हालांकि आपके मन पर भी काम करती है क्योंकि पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज करती है और साथ ही साथ आपकी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग करती है। लेकिन चंद्रमा को मजबूत करने के लिए मंत्र जाप बहुत ज्यादा। ऊपर वाले से कनेक्शन, मोबाइल की जब बैटरी खत्म होने वाली होती है तो चार्जर लगाते हो ना, तो इसीलिए अपने आप को ऊपर वाले से हमेशा कनेक्टेड, ग्रेटिट्यूड वो हमेशा बना के रखे, उसी से चंद्र ठीक होगा। अगर किसी की कुंडली में पैसा लिखा ही नहीं है, क्या वो फिर भी अमीर बन सकता है?
अप टू सम एक्सटेंट एफर्ट से यस, अमीर नहीं कहूंगी, बहुत सी बार मेरे पास बहुत तरह की कुंडलियां आती हैं। अब आप कहोगे कि किसी के चार्ट में ये लिखा है कि इस इंसान का बहुत अच्छा पैसे का योग बन रहा है, लेकिन वो तो मजदूर है, वो तो लेबर है, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, वो योग बन रहा है, लेकिन अपनी कम्युनिटी के अंदर वो अच्छा कर रहा होगा। ये मैं नहीं कहूंगी कि ठीक है वो अंबानी की जगह पहुंच जाएगा, लेकिन अपनी कम्युनिटी में हो सकता है उसे उसकी रिस्पेक्ट हो कि भाई यार दोस्त पैसे दे दे, 1000 रुपए नहीं है। सो आपका जो एरिया है, जैसे हमें हमेशा मेरे गुरु सिखाते हैं कि अप टू सम एक्सटेंट आप अपने कर्मों से अपने भाग्य को सुधार सकते हो। सो कर्म अपने आप में बहुत प्रधान चीज है, और मुझे ऐसा लगता है कर्म ही सब कुछ है जी। बस अगर आप सही डायरेक्शन में रहे, डायरेक्शन की जरूरत है। हाँ जी, आजकल हर दूसरा बंदा एस्ट्रोलॉजर बन गया है, तो इंडस्ट्री में जेन्युइन ज्यादा है या फ्रॉड ज्यादा है? ये बात भी है जी। हाँ, मैक्सिमम लोग इस समय सामने वाले को डरा के, धमका के, या उसको एक नेगेटिविटी दिखा के, अरे 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 शनि की दशा आने वाली, अरे 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 साढ़े सती आने वाली है, ऐसा नहीं है। मुझे 20 प्रोफाइल छानने पड़े तब आपका प्रोफाइल मिला। तो मेरे पास भी मैक्सिमम लोग इसलिए आते हैं क्योंकि वो जब मेरी प्रोफाइल में जाते हैं और वो देखते हैं कि भाई तुम ना ये ऐसे वाले टोटके नहीं बताती कि ये बांध करके पानी में फेंक दिया तो सब ठीक हो जाएगा, तुम अपने ऊपर काम करने की सलाह देते हो। हाँ जी, कि अपने ऊपर काम करो, क्योंकि मी एज अ सोल, मैं अगर इस धरती पे आई हूँ तो मैंने इतने साल में अपने ऊपर क्या अपने आप को अपग्रेड किया। आपका मोबाइल है, आप उसके सॉफ्टवेयर को बार बार अपग्रेड करते हो। बिल्कुल। तो मैं जब धरती पे आई, क्या मैं जो 20 साल पहले थी, क्या मैं आज उससे बेहतर हुई हूँ? नदी का पानी है, देखिए नदी का पानी जब बहता हुआ नदी के पानी की बात कर रही हूँ, खड़े हुए पानी की बात नहीं कर रही हूँ। जब पानी बहता है तो हर जगह की थोड़ी थोड़ी मिट्टी, थोड़ा थोड़ा कुछ लेके आगे बहता है ना? तो उसमें नए नए एक्सपीरियंसेस जुड़ते जाते हैं। सो आप अपनी जिंदगी में लोगों से अच्छे एक्सपीरियंस गेन करो। जिससे बुरा एक्सपीरियंस मिला उसको ये सोच के छोड़ दो, ठीक है तेरा मेरा कर्म यहीं तक था। कोई नेगेटिविटी नहीं डालने की जरूरत। पॉजिटिविटी के साथ अपने ऊपर हर रोज काम करो। मैं पिछले हफ्ते जो मैं थी एज अ पर्सनैलिटी, क्या मैंने इस हफ्ते को सीखा? उससे बेटर हुई, कुछ बेटर हुई। अगर तो आप ये कर रहे हो तो फिर आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। सही बात है। मैम, लव मैरिज ज्यादा सक्सेसफुल होती है या अरेंज मैरिज? आपका क्या मानना है? मेरा मानना है अरेंज मैरिज। उसके पीछे रीजन है, देखिए अरेंज मैरिज में ना आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। हाँ जी। लव मैरिज में आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। हाँ, कि ये पहले तो तुम ऐसा करते थे, आज तुम ऐसा नहीं करते। और अरेंज मैरिज में आपको पता है कि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बुजुर्गों ने जो भी देखा है वो कुछ सोच समझ के देखा होगा। हाँ जी। तो आप बिल्कुल रॉ, शून्य से, जीरो से स्टार्ट करते हो कि ठीक है ये इंसान की अपनी अपना एक अपब्रिंगिंग है, अपने एक संस्कार है, मेरा अपने कुछ संस्कार है, तो मुझे उस पर काम करना है। हाँ जी। तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, क्योंकि अक्सर लव मैरिजेस जो है वो इम्पल्सिव होती हैं कि अरे अरे ये मुझे बड़ा अच्छा नजर आ रहा है तो सब बढ़िया ही होगा। तो एक सपनों की दुनिया ज्यादा होती है, रियलिटी थोड़ी कम होती है। जब वो सपनों ड्रीम लैंड से जब वो रियलिटी में आते हैं तो शॉक हो जाता है कि अरे ये तो ऐसा करता था, आज तो ये आदमी वैसा है ही नहीं। सो मेरा ऐसा मानना है कि अरेंज मैरिज और सोच समझ के शादी का डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। और उससे भी इम्पोर्टेंट आई है जो आपने पहले कहा, कुंडली मैच करना। कुंडली मैचिंग जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और सिर्फ कुंडली मैचिंग में मैंने अक्सर देखा है कि सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, गुण मिला लेते हैं। सिर्फ गुण मिलाना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? गुण मिलाए जाते हैं सिर्फ चंद्रमा के नक्षत्र के बेसिस पर। अब बाकी प्लैनेट्स भी तो हैं। आप बाकी प्लैनेट्स को भी हॉरोस्कोप में मैच करवाओ। गुण मिलाने का मतलब है आपने उस इंसान के चंद्रमा के नक्षत्र से अपने चंद्रमा के नक्षत्र को मैच करा लिया। लेकिन बाकी प्लैनेट्स की सिचुएशन, उसके इन-लॉज कैसे हैं, उसका फाइनेंशियल कैसा स्टेटस है, बहुत सारी चीजें और भी देखना जरूरी है। क्योंकि एट सम पॉइंट सिर्फ मानसिक तौर पर कंपैटिबिलिटी काम नहीं करती। हाँ जी, आप एक इंडिविजुअल से शादी नहीं कर रहे हो, आप एक परिवार से, पूरे परिवार से शादी कर रहे हो। सो वो सब भी देखना, वो सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम, अगर अब डेट ऑफ बर्थ की ही बात करें तो सबसे पावरफुल डेट ऑफ बर्थ आपके हिसाब से कौन सी होती है? डेट ऑफ बर्थ की जगह मैं ये बताऊंगी कि सबसे ज्यादा पावरफुल हॉरोस्कोप्स कौन से होते हैं। जैसे सेजिटेरियस 9 नंबर की जो राशि है, वो सबसे पावरफुल है। टॉरस 2 नंबर की राशि बहुत पावरफुल है। क्यों है? 9 नंबर की राशि अगर हम हॉरोस्कोप में देखें तो भाग्य स्थान की राशि है। अच्छा।
सो अक्सर जब कभी हम ये पूछें कि कौन सा हॉरोस्कोप ज्यादा भाग्य वाला होगा, तो हम कहेंगे 9 नंबर अगर उदय हो रहा है या चंद्रमा 9 नंबर में बैठा है, तो वो इंसान पहली बात तो बहुत विजडम वाला होगा। ओके, सजिटेरियस, धनु लग्न की बात कर रही हूँ मैं। सो अगर ऐसा है तो, और 2 नंबर क्यों बोला मैंने, टॉरस वृषभ क्यों बोला, क्योंकि लक्ष्मी जी का स्थान है। हाँ, क्योंकि लक्ष्मी जी वृषभ राशि जो है, उनका जो ओनर है, जो उनकी लॉर्ड है, वो वीनस है, शुक्र है। तो बहुत सारे चार्ट्स में मैंने देखा कि जो वृषभ लग्न या चंद्रमा अगर वृषभ है, तो उनके पास पैसे की कमी नहीं रहती। ओके, एक लक्ष्मी जी की कृपा उन पे हमेशा बनी रहती है। तो शुक्र का लग्न और 9 नंबर का लग्न, ये अक्सर बहुत ही बढ़िया, बहुत जी पावरफुल माना जाता है। मैम, ज्यादातर लोग, मेरे व्यूअर्स जो हैं, शायद मैं भी एक हद तक सनशाइन और मूनशाइन में कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्या डिफरेंस है दोनों? देखो, सन साइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं आता। अच्छा। सन साइन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा है। ओके। मून साइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। हाँ जी। मून साइन का मतलब चंद्र जिस जगह पर आपके हॉरोस्कोप में बैठा है। ओके। मून साइन ये बताएगा कि आपका इनर कोर कैसा है। हो सकता है बाहर से देखने में एक इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल हो, लेकिन एक्चुअली डीप इनर कोर वो प्रैक्टिकल है, वो सिर्फ दिखाता है कि मैं ऐसा हूं, है ना। तो सन साइन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, मून साइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। ओके। तो इसलिए दोनों चीजों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। जी, तो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जब बात करते हैं तो मून साइन पर ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, इग्नोर सन साइंस। सही बात है। मैम, अगर आज तक किसी ने अपनी कुंडली ना बनवाई हो, तो उसे कुंडली बनवाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है? सिर्फ 3 चीजें, डेट ऑफ बर्थ, ओके, टाइम और प्लेस। अच्छा, नाम मैटर करता है? बहुत ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा नहीं। इन 3 चीजों से एक एक्यूरेट कुंडली बन सकती है। जी। और आप सजेस्ट करते हैं कि 12 साल के बाद? जी, 12 साल के बाद ही कुंडली बनवानी सही है, जब एक इंसान अपने माइंड से सोचना शुरू कर देता है। ओके। क्योंकि 12 साल से पहले माँ बाप के कर्म साथ जुड़े होते हैं। तो उस कुंडली में फिर आप क्या करियर भी हम देख सकते हैं, हेल्थ, करियर, क्या क्या चीजें उससे हम देख सकते हैं? सब कुछ पूरी जन्म कुंडली, पूरी की पूरी जिंदगी की इंफॉर्मेशन। ओके। वो इंसान कैसे बिहेव करता है, कैसे बात करता है, कहाँ वो इंसान गलत तरीके से रिएक्ट कर जाता है। अगर प्रोफेशनल एरिया देखना है तो किस एरिया से रिलेटेड उसको दुश्मन मिलेंगे, मतलब अगर 6 लॉर्ड बैठा है 10th हाउस में, तो भाई इसके करियर में इसको बार बार कुछ ना कुछ एनिमीज आके तंग करते रहेंगे। एक बेसिक से सिंपल तरीका बताती हूँ, जहां पर भी कुंडली में राहु बैठा है ना, उस जगह से रिलेटेड आपका बहुत बड़ा कर्जा है। अच्छा। उस हाउस से रिलेटेड रिश्ता जो भी होगा वो आपको परेशान करेगा 100%। अब यही बात करूं, अगर किसी पर लोन बहुत चल गया है बहुत, तो उसकी क्या रेमेडी रहेगी? जैसे कर्ज बहुत चढ़ गया, अननेसेसरी कर्ज चढ़ गया, तो उसमें क्या रेमेडी आप सजेस्ट करेंगे? अगर 6th हाउस बहुत ज्यादा बलवान हो रहा है, नेगेटिवली एक्टिवेटेड बोल रही हूँ, नेगेटिवली 6th हाउस अगर एक्टिवेटेड है तो ऐसे इंसान के ऊपर कर्जा अक्सर चढ़ जाता है। अच्छा। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने ये देखा है कि वो जो उनकी इनकम है, जो भी उनका कमाने का जरिया है, उससे ज्यादा खर्चा करते हैं। कहते हैं ना कि चादर से बाहर जाकर के खर्चा करना। क्यों? क्योंकि आप एक सही डिसीजन जब नहीं ले पाते हैं तो वो इंसान जाके कर्जा लेना शुरू करता है ना। कर्जा भी उस हिसाब से लेना चाहिए जितना कि मैं कैपेबल हूँ वापस करने के। अक्सर जो लोग मन से बहुत परेशान होते हैं, मेंटल एंजाइटी इश्यूज होते हैं, वो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपने मन को खुश करने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू करते हैं। अब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, आज तो आपने क्रेडिट कार्ड पे कर लिया खर्चा, अब उसे पे कौन करेगा? तो मैं उनको बहुत अच्छी सलाह देती हूँ। मैंने कहा देखो, सबसे पहले इम्पल्सिव एक्शन लेना बंद करो। ठीक है, तुम्हारा मन कर रहा है, तुम्हें ऑनलाइन शॉपिंग में मजा आ रहा है, जिसमें तुम्हारे हजारों उड़ रहे हैं, लाखों उड़ रहे हैं, तो बेस्ट तरीका है जैसे ही पैसा तुम्हारे पास आया उसमें से 10% सेव करके रखो। 40 दिन कम से कम सेव करके रखो उस पैसे को, ताकि आपका एक भविष्य के लिए कुछ पैसा बना रहे। बना रहे। अक्सर जो लोग जिनका सेकंड लॉर्ड, कुंडली का सेकंड लॉर्ड छठे में जा रहा होता है, नुकसान ही नुकसान का योग बनता है। सो अपनी चादर को देख करके वो इंसान पैर नहीं फैला सकता। सो इसके लिए माइंडफुल होना सबसे पहले जरूरी है। सही बात है। मैम, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ जाता है, जेन जी क्या सच में स्पिरिचुअल हैं या दिखाते हैं, या बिल्कुल ही हटे हुए हैं उससे?
जेनजी को सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि देखिए, हर वो फैमिली जिसमें पिता, फादर या मदर बैठ करके पूजा करते हैं, तो बच्चा संस्कार तो पेरेंट्स से ही लेता है। एब्सोल्युटली राइट। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरे पिताजी जब खाना खाते थे तो एक कौर हमेशा तोड़ करके चिड़ियों के लिए रख देते थे, या ये मैं एक डॉग को डाल दूंगा, या तो वो संस्कार हमने बचपन से लिए। ठीक इसी तरह जेनजी के लिए भी मैं पेरेंट्स को सबसे पहले एक मैसेज देना चाहती हूँ कि घर में ऐसा वातावरण क्रिएट करो, जब आप बच्चे के सामने बैठकर हर रोज पूजा पाठ कर रहे हो, तो आज नहीं तो कल, इसको हम बोलते हैं मेंटल सजेशन, दिमाग में आप उसको धीरे धीरे करके वो चीज डाल रहे हो। सो जब आप पूजा पाठ करते हो, आज शायद बच्चा नहीं कर रहा, लेकिन आज से आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद जब उस पर कोई दिक्कत आएगी तो उसे लगेगा कि मेरे माता पिता ये करते थे, मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। सो ये पेरेंट्स की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ जी। घर में जरूर मंत्र जाप करें, अगर करने का टाइम नहीं है तो चला दीजिए एटलीस्ट मंत्र जाप, ताकि बच्चे के कानों में वो सोच क्रिएट हो जाए कि मुझे ऐसा करना है जिससे मुझे मन में शांति मिलेगी। और आई फील कि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो इट विल गिव यू अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। 100%, आई वुड से 1000%। क्योंकि जब आप पूजा पाठ करते हो, इसकी सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब भी मैं पूजा कर रही हूँ तो मैं ग्रैटिट्यूड सबसे पहले कर रही हूँ कि प्रभु, सब कुछ जो भी मेरी प्रॉब्लम है मैं आपको सौंप रही हूँ, अब आप ही देखेंगे, अब आप ही मुझे पार लगाएंगे। सो मेंटली आप अपनी प्रॉब्लम्स को खाली करके उस ऊपर वाले के दरवाजे पर छोड़ रहे हो। और यहीं पर मैं एक बात और पूछना चाहूंगा या बताना चाहूंगा कि क्यों हम ऐसा होता है कि जब प्रॉब्लम आती है तभी भगवान को याद करते हैं, क्यों नहीं रोज शुक्राना करते हैं? अगर हर रोज शुक्राना करें तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हम उसको आसानी से निकाल जाएंगे। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सड़क पर कभी कभी आपको एक ऐसा इंसान नजर आएगा जिसके हाथ नहीं है पर अगरबत्ती बेच रहा है। ठीक है। और ऐसे भी लोग नजर आएंगे जिनके हाथ पांव सही सलामत हैं, लेकिन वो भीख मांग रहे हैं। हाँ जी। अब वो क्या है? जिस इंसान के अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन है या ऊपर वाले पे एक विश्वास है, वो कहेगा ऊपर वाले तू मेरे साथ है ना, चाहे मेरे आज हाथ काम नहीं भी कर रहे, मैं एक रिक्शा चला करके, जो ऑटोमेटिक रिक्शा पे वो घूम रहे होते हैं, और अगरबत्ती बेच के भी गुजारा कर लूंगा। ये पॉजिटिविटी है। ये पूजा पाठ वालों को ही आती है। ये एक स्पिरिचुअल आदमी को ही आएगी। लेकिन अगर एक इंसान जो स्पिरिचुअल नहीं है, वो सोचेगा उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं आएगी। अरे मांग लेता हूँ ना, किसी से 4 पैसे मांग लेता हूँ ना, और है ये बहुत कॉमन। सो ये पॉजिटिविटी का फर्क है। ये आती तभी है जो इंसान नेचुरली स्पिरिचुअल होता है। अब स्पिरिचुअल का मतलब सारा दिन पूजा पाठ करना भी नहीं है। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब ये है कि मैं अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहा हूँ और ऊपर वाले से कनेक्टेड हूँ। रात को सोने से पहले एक लिखना शुरू करो कि ये आज के दिन मैंने गलतियां करी और यहाँ मुझे सुधार करने की जरूरत थी। और अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। सही बात है मैम। मूविंग फॉरवर्ड टू रैपिड फायर राउंड, अगर किसी को फेम चाहिए तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कौन सा होगा उसका? फेम के लिए सबसे जरूरी है सूर्य और उसके बाद है गुरु। ओके ग्रेट। अगर किसी इन्फ्लुएंसर को सोशल मीडिया पे फेम चाहिए तो कौन सा प्लैनेट सबसे? मरकरी, क्योंकि बुध जो है वो आपकी सोशल मीडिया कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताता है। अच्छा। सबसे पहले बुध और सूर्य, क्योंकि फेम के लिए तो सूर्य है। वो तो एब्सोल्युटली नंबर 1। द मोस्ट पावरफुल ज़ोडिएक साइन फॉर 2026? कैंसेरियन, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। रेमेडी फॉर वीक सन? वीक सन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सुबह टाइम से उठना, क्योंकि सूर्य की किरणें आपके शरीर को तो मजबूत करती ही हैं, आपके दिमाग को भी पॉजिटिव करती हैं। जब सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो वो सबसे बड़ा पॉजिटिविटी का स्रोत है। सो लेट उठना बंद करें और टाइम से उठना शुरू करें, सबसे जरूरी है। और दूसरी चीज, सबसे आसान तरीका बताती हूँ सूर्य के लिए, कि किसी भी इंसान के लिए जब भी मैं कुछ नेगेटिव बोलती हूँ तो मैं अपने सूर्य को खराब कर लेती हूँ। क्योंकि अगर मुझे समाज में सम्मान चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, तो पहले रेस्पेक्ट देनी सीखनी होगी। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो एक्शन में डाल रही हूँ इस यूनिवर्स में, वो वापस लौट के आएगा। सो चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो गार्ड हो, रेस्पेक्ट से बात करें। रेस्पेक्ट 4 गुना लौट के आएगी। एब्सोल्युटली राइट। रेमेडी टू इम्प्रूव राहु एंड केतु? ओके, राहु के लिए सबसे अच्छी रेमेडी डिजिटल डिटॉक्स। पूरा दिन आप, जो लोग फोन में लगे रहते हैं, तो मैं सबसे पहले कहूंगी कि फोन को लिमिट कर दो।
40 मिनट 45 मिनट बस इतना फोन को यूज करना है। दूसरी चीज, राहु जो है अनयूजुअल चीजें करवाता है जिंदगी में, कुछ लीक से हटकर चीजें करवाता है, तो लीक से हटकर पॉजिटिवली करो ना। हाँ। कोई नई फॉरेन लैंग्वेज सीखो ना। हाँ जी। कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी में नई चीज सीखने की कोशिश करो। सो जितना दिमाग को पॉजिटिवली एक्टिवेट करोगे, राहु के लिए एक और बहुत अच्छी रेमेडी है, अगर राहु से लड़ना है तो अपने सूर्य और मंगल पे काम करो। क्यों? क्योंकि सूर्य लाइट है, हाँ जी। राहु का मतलब अंधकार है। हाँ जी। आपको जिंदगी में अंधेरा दिखना शुरू होता है जब राहु की दशा आ जाती है या महादशा अंतरदशा आ जाती है। तो सूर्य को सबसे पहले एक्टिवेट करो। ओके। मंगल को एक्टिवेट करो, मंगल सोल्जर है, मंगल लड़ने की ताकत देता है। तो ये 2 प्लेनेट अगर आप एक्टिवेट करते हो तो आपको राहु से बहुत आसानी से लड़ सकते हो। ओके। एंड व्हाट अबाउट केतु? केतु डिटैचमेंट देता है। ओके। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी रिसेंटली मीडिया में बड़ी न्यूज आ रही थी कि अरिजीत सिंह ने कहा कि अब मैं बॉलीवुड के साथ काम नहीं करूंगा। ये क्या है? डिटैचमेंट है। वो काम करेंगे लेकिन वो अपने पर्सनल लेवल पे काम करेंगे। हो सकता है उस लेवल में उनको वो फेम ना मिले। राहु वाले को फेम चाहिए, केतु वाले को फेम नहीं चाहिए। वो कहता है मेरा इतना कर्म है, ठीक है, फेम मिलती है बहुत अच्छी बात है, वो डिटैच रहता है इन चीजों से। तो जैसे अरिजीत सिंह का मैंने एग्जांपल दिया, सो उनके लिए अपना कर्म प्रधान है कि मुझे ये इतना पसंद है, मुझे फालतू का दिखावेबाजी नहीं चाहिए। और आप उन्हें हमेशा देखेंगे कि सिंपल कपड़ों में, बहुत बिना दिखावा। तो ये केतु है, असली जो शुभ केतु है वो ये केतु। एक रेमेडी जो सबको करनी चाहिए डेली फॉर पॉजिटिविटी। डेली फॉर पॉजिटिविटी विष्णु सहस्त्रनाम जाप। क्योंकि हम, जैसे कि हमने शुरुआत में बात की कि हर वो इंसान जिसने अपने दिमाग को काबू कर लिया उसने दुनिया जीत ली। जिसने अपने इंद्रियों को काबू कर लिया उसने दुनिया जीत ली। तो विष्णु सहस्त्रनाम बुद्ध पे काम करता है, बुद्धि पे काम करता है। अगर मन बहुत ज्यादा दुखी है तो विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करो। और जो लोग कहते हैं कि जाप वाप नहीं होता, तो कुछ नया सीखो हर रोज। मत करो जाप, सिर्फ सुन लो। कुछ नया हर रोज सीखो, ताकि जो ठहरा हुआ पानी है वो सड़ जाता है। हाँ, बिल्कुल। बहता हुआ पानी हमेशा फ्रेश रहता है। सो बी लाइक अ फ्लोइंग वाटर। रोज सीखो कुछ ना कुछ नया। ग्रेट। लास्ट इंपॉर्टेंट वन, योर व्यूज ऑन दिस शो बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। एक्सीलेंट व्यूज। सबसे पहले भरत, मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि जो आपका ऑरा है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। थैंक यू मैम, आप तो फेस रीडर आप सच बोले। एग्जैक्टली। मैं जैसे ही मैंने आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट और आपका यूट्यूब का अकाउंट देखा, मुझे समझ में आ गया कि इस लड़के का सूर्य बहुत अच्छा है। ये माथा, सबसे पहले माथा देख करके, ओके, अगर ये चमक रहा है माथा तो समझ में आ जाएगा कि ये इंसान का सूर्य बहुत अच्छा है, ये बंदा ठीक है। इसमें मैं इस पे हम विश्वास कर सकते हैं। इस इंसान के साथ रह करके ग्रोथ पॉसिबल है। थैंक यू मैम। पॉजिटिविटी जहां है वहां तो सपोर्ट है मेरा पूरा। वैसे मैं आई एम नंबर 1 19 अप्रैल। सी देखो, मेरे डेट ऑफ बर्थ जो है वो अंबानी जी की है, मुकेश अंबानी की। मेरी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है वो नीता अंबानी की है। हम दोनों की मैरिज जो हुई है वो बिल गेट्स का हैप्पी बर्थडे। अभी और कौन से ग्रह मुझे सेट करने हैं। मेरा बेटा है वो 1 अक्टूबर है। ब्यूटीफुल। एक नंबर तो वैसे सूर्य का नंबर। हाँ, तो मैं जल चढ़ा। सी आप, मैंने तो मुझे नहीं पता था कि आप 19। अरे आप एक्यूरेट हैं, तभी हम यहाँ हैं। तो तभी मैंने आपका माथा देख के बोल दिया कि इस लड़के का सूर्य बहुत अच्छा है। सो ये ग्रो करेगा आगे। थैंक यू मैम। मैम, एट लास्ट, अगर आपको हमारे व्यूअर्स को सिर्फ एक एडवाइस देनी हो जो उनकी लाइफ जेन्युइनली बेटर कर दे, तो वो क्या होगी प्लीज बताइए, और वो आपसे कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं ये भी प्लीज। जी, सबसे पहले मेरी सबसे अच्छी सलाह ये रहेगी कि किसी के भी साथ अपनी जिंदगी को कंपेयर मत करो। अक्सर हम अपना वक्त इस बात में गुजार देते हैं कि इस इंसान के पास ये चीज ज्यादा अच्छी है, इसके पास वो ज्यादा अच्छी है, मेरे पास ये नहीं है। तो भगवान ने सबको मिक्स बैग दिया है। किसी के पास कुछ अच्छा दिया, किसी के पास कुछ अच्छा दिया। सो कुछ लोग जिंदगी में गाइड करने के लिए आते हैं, कुछ लोग जिंदगी में कुछ नया क्रिएट करने के लिए आते हैं, कुछ लोग जिंदगी में लीड करने के लिए आते हैं। सो अपनी जो पॉजिटिविटी है, जो अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी स्ट्रेंथ पर काम करो और अपनी वीकनेसेस से डरना बंद करो। सो दिस इज माय ग्रेट। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, एस्ट्रोलॉजी साइंस है, मिथ है, क्या है, हमने सब बस्ट किया। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाय नीलू जी। इनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस समय आपके स्क्रीन पर है। आई वुड हाईली रिकमेंड, आपको कुंडली बनवानी है या कोई भी ज्ञान चाहिए किसी भी तरह का, अगर एक्यूरेट चाहिए, बिना डरे,
आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप फॉलो कीजिए। मेरे बहुत सारे मिथ आज बस्ट हुए एंड आई होप आपके भी होंगे। आप पूरा एपिसोड देखिए, फॉलो कीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।